भीख मांगने आया था भिखारी। लालची माँ ने अपनी ही बेटी भीख में दे दी। फिर जो हुआ। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सौतेली माँ थी जिसने अपनी बेटी को एक बोझ समझ लिया। सोचिए, जिस माँ को अपनी बेटी की शादी के सपने देखने चाहिए, उसी माँ ने अपनी एक बेटी को भिखारी को भीख में दे दिया। शहर से थोड़ी ही दूर में एक कॉलोनी थी जहाँ पे सुनीता का एक 2 मंजिला घर था। उसका घर अमीरों जैसा नहीं था, लेकिन इतना अच्छा जरूर था कि बाहर से देखने वाले लोग उसे देख के ये कह सकते थे कि इस घर में रहने वाले लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। सामने एक छोटा सा गार्डन भी था जिसमें रंग बिरंगे लगे फूल जगमगा रहे थे। और उसी खूबसूरत घर के अंदर एक लड़की अपनी जिंदगी की बहुत ही कीमती वक्त गवा रही थी। उस लड़की का नाम था अनन्या। उसकी उम्र 21 साल है। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कुराहट नजर आती। लेकिन कुछ समय से उसके चेहरे में मुस्कुराहट जैसे गायब ही हो चुकी थी। अनन्या की असली माँ उसे बचपन में ही छोड़ गई और तभी उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी नई माँ यानी सुनीता शुरुआती दिनों में बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता उसका असली चेहरा सभी के सामने आने लगा। अनन्या सुनीता के लिए एक बेटी नहीं थी, बल्कि एक बोझ बन चुकी थी। अनन्या एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने ग्रेजुएशन किया था और तो और उसे किताबें पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। लेकिन उसकी सौतेली माँ सुनीता ने उसे कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। उसकी सौतेली माँ सुनीता सारा घर का काम अनन्या से करवाती। सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, सफाई करना, बाजार जाना और बाजार से सामान लेके आना, सारा का सारा काम अनन्या खुद करती। और काम के दौरान अगर छोटी सी भी गलती हो जाती तो सुनीता अनन्या को पूरा महफिल में जलील करने का कसर नहीं छोड़ती। एक दिन दोपहर का समय था। गर्मी का मौसम था, लेकिन चारों ओर बादल छाए हुए थे। अनन्या किचन में खाना बना रही थी और उसकी सौतेली माँ सुनीता हॉल में टीवी देख रही थी। तभी बाहर से एक आवाज आई, माता, ओ माता जी, खाने में कुछ मिल जाएगा। जब बाहर से आने वाली आवाज सुनीता सुनती है तो गुस्सा होके टीवी का साउंड कम कर देती है और गुस्से में ही दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने खड़ा था एक लंबा चौड़ा लड़का। उसकी उम्र लगभग 25 या 26 साल होगी। चेहरे में हल्की सी दाढ़ी, बिखरे हुए बाल और पुराने फटे हुए कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा शराफत था। देखने में ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कोई गलत इंसान नहीं है। और उसका नाम था रवि। रवि कई सालों से इधर उधर घूम के भीख मांगता और अपना पेट पालता। सुनीता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारते हुए बोलती है, इतना जवान होके भीख मांगता है, शर्म नहीं आती? तू काम क्यों नहीं करता है? रवि ने नजरें झुका ली और नजरें झुका के ही बोलता है, अगर काम मिल जाता तो मैं काम ही करता माताजी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तभी पीछे से अनन्या आती है पानी का गिलास लेके। जैसे ही उसकी नजरें रवि पे पड़ती है, वह कुछ पल चुपचाप उसे देखती ही रह गई। उसके चेहरे पे गरीबी थी, लेकिन उसकी आंखों में गंदगी नहीं थी। उनमें दर्द था, अकेलापन था और कहीं ना कहीं टूटे हुए इंसान की मजबूरी भी झलक रही थी। अनन्या ने बिना कुछ कहे पानी उसकी तरफ बढ़ा दिया। रवि ने हैरान होकर उसकी ओर देखा, क्योंकि जब भी वो लोगों के दरवाजे पे पहुंचता है तो अक्सर लोग दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर देते हैं। लेकिन जिंदगी में पहली बार किसी इंसान ने उसे इंसान समझ के पानी दिया। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। तभी अचानक सुनीता हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर अनन्या को यह एहसास हो गया और तभी सुनीता बोलती है, तुझे भीख चाहिए ना? तभी रवि ने सिर हिलाया और अगले ही पल सुनीता ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया और रवि की ओर धकेल दिया और बोलती है, जा, तू इसे ले जा मेरी तरफ से भीख में। और बोलती है, अब इसकी शादी की उम्र हो गई है और मैं इस पे खर्चा नहीं करना चाहती हूँ, तू इसे ही अपने साथ ले जा। ये सुनते ही अनन्या की आंखें फैल सी गई। उसे लगा कि शायद उसकी सौतेली माँ सुनीता उससे मजाक कर रही है,
लेकिन उसके चेहरे पे मजाक नहीं था, सिर्फ नफरत थी। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? अनन्या की आवाज कांप गई। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने गुस्से से कहा, हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। तू मेरे लिए एक बोझ है और मैं अपने बोझ के लिए इतना खर्चा नहीं कर सकती। उससे अच्छा है तू अभी चली जा। ये सुनते ही रवि घबरा गया। उसने तुरंत कहा, नहीं माता, मैं इसे नहीं ले जा सकता हूँ। मेरे पास खुद खाने और पीने के लिए जगह नहीं है। तभी सुनीता ने बेरुखी से कहा, आज के बाद ये लड़की इस घर में रहेगी ही नहीं। ये सुनते ही अनन्या की आंखों से आंसू आ गए। उसने उम्मीद से अपनी माँ की ओर देखा, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने मुंह फेर लिया। और उसी पल अनन्या समझ गई कि जिस रिश्ते को वो इतने सालों से बचाने की कोशिश कर रही थी, वह रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका था। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई। कमरे में जाते ही उसकी नजर अपने पिता की फोटो पे पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से अपने पिता की फोटो को छुआ और फिर अलमारी की ओर जाने लगी और छोटा सा बैग निकाल के बाहर आ गई। और उसने अपने छोटे से बैग में कुछ कपड़े और अपनी किताबें रख भी ली और यही उसकी पूरी जिंदगी थी। जब वह वापस बाहर आई तो रवि अब भी वहीं पे खड़ा था। उसके चेहरे पे बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तुम मत चलो मेरे साथ, उसने धीरे से कहा। मैं खुद नहीं जानता हूँ मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है। अनन्या ने उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द थी। जिस घर में आपकी इज्जत ना हो, वहां रहने से अच्छा किसी अजनबी रास्ते में निकल जाना। इतना कहकर वो दरवाजे से निकल गई। रवि कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। और तभी उसकी सौतेली माँ ने राहत की सांस ली, जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ा बोझ अपनी जिंदगी से निकाल दिया हो। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वो आज भीख में दे रही है, वही लड़की आगे चल के सबसे बड़ा सजा बनने वाली है। शाम होने लगी। सड़क पे हल्की हल्की हवा चल रही थी। अनन्या चुपचाप चल रही थी और उसके पीछे पीछे रवि भी आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई लड़की इतनी आसानी से अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार कैसे हो गई। कुछ दूर चलने के बाद उसने धीरे से पूछा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? अनन्या ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी और तभी उसने कहा, डर तो तब लगता है जब आप नहीं छोड़ दे। अब तो बस मेरी आदत सी हो गई है। ये सुनते ही रवि चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि सामने चल रही लड़की बाहर से बहुत मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूट गई है। रात तक दोनों शहर के पुराने बस स्टैंड तक पहुंच गए। वहीं पे रवि अक्सर अपना रात बिताता था। उसने झिझकते हुए कहा, तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। लेकिन अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। वह घर अब मेरा नहीं। रात गहरी हो गई है। यह बोलते ही अचानक से मौसम बदल गया। तेजी से बारिश होने लगी। ठंडी हवा चलने लगी और उसी के कारण अनन्या भी कांपने लगी। रवि ने तुरंत अपना पुराना से कंबल निकाला और उसके ऊपर डाल दिया। और तभी अनन्या ने पूछा, और तुम? रवि ने हल्का सा मुस्कुराया, मुझे आदत सी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। रवि पूरी रात भीगता रहा, लेकिन अनन्या को बारिश से बचाता रहा। सुबह हुई। अनन्या की आंख जैसे खुली, उसने देखा कि रवि चाय लेके खड़ा है। और उसी पल अनन्या ने मन ही मन ये फैसला किया और उसने ये तय कर लिया कि अब वह रवि को भीख नहीं मांगने देगी। वह उसकी जिंदगी अब बदल के ही रहेगी। शायद पहली बार उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। रात भर की भयंकर बारिश के बाद सुबह का मौसम काफी शांत था। बस स्टैंड के बाहर सड़क के चारों ओर पानी जमा हुआ था और लोग अपनी अपनी जिंदगी में धीरे धीरे होके इधर उधर जाने लगे और बिजी होने लगे। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक कोने में अनन्या लगातार रवि को देख रही थी। रवि कुछ दूर खड़ा होके लोगों से भीख मांग रहा था। कोई उसे अनदेखा करके आगे निकल जाता तो कोई उसे 2 रुपया दे देता और तो और कई लोग तो उसे ताना मार के भगा देते।
अनन्या के दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। उसे पहली बार यह महसूस हो रहा था कि भूख से ज्यादा तो इंसान की नजरें उसे मार देती है। रवि जब वापस आया तो उसके पास उसके हाथों में 30 रुपए थे और 2 बन थे। उसने मुस्कुराते हुए अनन्या की ओर एक सूखा बन दिया। ये लो, तुमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। अनन्या ने उससे एक बन ले लिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी रवि का चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतना अच्छा इंसान इस हालत में कैसे पहुंच गया। अनन्या ने तभी धीरे से पूछा, तुम हमेशा से गरीब थे या फिर ये कैसे हुआ? फिर मुस्कुरा दिया और कहा, जब मैं छोटा था तभी मेरे माँ बाप चल गए। चाचा ने भी घर बेच दिया और मुझे बाहर निकाल दिया। फिर कुछ समय होटलों में बर्तन धोए। फिर मालिक ने चोरी का झूठा इल्जाम लगा के बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरी जिंदगी सड़क पे कट रही है। उसकी आवाज में एक छोटा सा लेकिन टूटा हुआ दर्द था, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। यही बात अनन्या की दिल को सबसे ज्यादा छू गई और तभी उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि वह अब रवि की जिंदगी को ऐसे रहने नहीं देगी। दोपहर हो गए और दोनों उसी बस स्टैंड पे बैठे रहे और तभी अनन्या की नजर एक पोस्टर पे पड़ी। वहां पास के एक गोदाम में हेल्पर की जरूरत थी। अनन्या ये देखते ही तुरंत खड़ी हो गई और बोली, चलो। रवि हैरान होके उसे देखने लगा। कहाँ जाना है? अनन्या ने बोला, काम ढूंढने। ये सुनते ही रवि हंस पड़ा और बोलता है, मुझे काम कौन देगा? लेकिन तभी अनन्या ने बोला, मैं दिलवाऊंगी तुम्हें काम, चलो, मुझ पे विश्वास है तो। दोनों उस गोदाम तक पहुंचे। अंदर एक मोटा सा तगड़ा सा आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ था और हिसाब देख रहा था। अनन्या ने जाके उससे बात की, लेकिन मोटे आदमी ने जब पहली बार रवि को देखा तो साफ साफ इनकार कर दिया हेल्पर में रहने के लिए। लेकिन जैसे तैसे अनन्या उसे मनाती है और बोलती है, सर प्लीज एक ही मौका दे के देख लीजिए, अगर काम खराब किया तो निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। वह आदमी अनन्या की बातों से प्रभावित होके रवि को 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए रख लेता है। लेकिन रवि को इस बात का जरा सा भी गुमान नहीं था और यकीन नहीं था कि उसे काम मिल गया है। बाहर निकलते ही उसने अनन्या की ओर देखा। तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? अनन्या हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि किसी ने मेरे लिए आज तक कभी इतना किया ही नहीं। रवि जैसे ही ये सुनता है कुछ पल तक बस उसे देखता रह गया। उस दिन उसके दिल में पहली बार अनन्या के लिए असली भावना पैदा हो गई। अगले दिन से रवि काम के लिए निकल जाता है। सुबह जल्दी उठना, गोदाम के सामने जाना, सफाई करना और पूरी मेहनत और शिद्दत से काम करना और शाम होते ही वापस आ जाना। और तभी अनन्या उसके लिए चाय बनाकर रखती थी। लेकिन दोनों अब एक बस स्टैंड की जगह एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगे। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें सुकून था। वहाँ किसी बात का ना कोई ताना था, ना ही कोई नफरत। रात को दोनों देर तक बातें करते। अनन्या उसे पढ़ाना सिखाती, कभी कभी कॉपी पे उसका बड़ा बड़ा अक्षर का नाम लिखती और उसे देख रवि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता, बच्चों की तरह। तभी एक दिन रवि ने पूछा, इतनी बड़ी उम्र में पढ़ना लिखना सीखना कोई बड़ा जुर्म तो नहीं? तभी अनन्या मुस्कुरा दी, पढ़ना लिखना सीखने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं पड़ती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी खत्म होने लगी। जब एक दिन रवि गोदाम से लौट रहा था तभी अचानक से तेजी से बारिश होने लगी और तभी दोनों एक सड़क के किनारे दुकान के शेड के नीचे खड़े हो गए। वहां इतनी तेजी से बारिश हो रही थी कि उसकी बूंदें उनके चेहरों तक आ रही थी। अनन्या अपना बाल संभाल रही थी और रवि चुपचाप बस उसे देख रहा था। उसे उस पल पहली बार एहसास हुआ कि वह अनन्या को सिर्फ पसंद नहीं करता, वह उससे प्यार करने लगा है। तभी तेज हवा के कारण अनन्या फिसलने लगी, लेकिन तभी रवि ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए ही, लेकिन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। आसपास तेजी से बारिश हो रही थी, लेकिन इन दोनों को जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे में एक छोटी सी ही लेकिन
प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसी रात जब दोनों कमरे में बैठे हुए थे और तभी अचानक से बिजली चली गई। कमरे में हल्का सा अंधेरा छा गया और तो और बारिश भी तेजी से हो रही थी और उसकी आवाज भी आ रही थी। रवि खिड़की के पास खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अनन्या, अगर उस दिन तुम मेरे साथ नहीं आती तो शायद मैं जिंदगी भर तक भीख ही मांगता रहता। अनन्या ने उसकी ओर देखा और वह भी बोलती है, अगर तुम उस दिन मुझे अपने साथ नहीं लाते तो मैं भी शायद अपनी जिंदगी उसी घर में घुसी रहती। एक दूसरे की बात सुन के दोनों मुस्कुरा देते हैं। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद रवि ने धीरे से कहा, अनन्या, तुम्हारे आने के बाद मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि मैं भी एक इंसान हूँ। ये बात सुनते ही अनन्या की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार ये एहसास किया कि प्यार हमेशा बड़े घर और अमीर घर से नहीं होता। कभी कभी दो टूटे हुए लोग भी एक दूसरे की दुनिया बन जाते हैं। और उधर दूसरी ओर सुनीता यानी उसकी सौतेली माँ की जिंदगी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। जिस रिश्तेदार ने उसे पैसे उधार दिए थे वही रिश्तेदार बार बार तगादा के लिए आता और उससे पैसे मांगता। घर के खर्च बढ़ते जा रहे थे और ऊपर से लोगों ने उसकी बातें सुनना भी बंद कर दी थी। और तो और कॉलोनी के चारों ओर बस यही चर्चा होती रहती कि सुनीता ने अपनी सौतेली बेटी को एक भिखारी के साथ भेज दिया। लोग ये बात उसके मुंह पे नहीं कहते और यही बात सुनीता को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। लेकिन उसका घमंड अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसे लगा था कि कुछ ही दिन लेकिन अनन्या रोते हुए उसके पास वापस आ ही जाएगी। लेकिन उसने ये कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़की को उसने बोझ समझ के घर से बाहर निकाल दिया था, अब वही लड़की किसी की जिंदगी बन रही थी। कुछ महीनों बाद गोदाम के मालिक ने रवि की जी जान लगा देने वाली मेहनत को देख के उसकी तनख्वाह बढ़ा दी और अब वह पहले से भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगा था। उसके चेहरे पे आत्मविश्वास नजर आने लगा। एक शाम वह काम करके वापस आ रहा था। उसके हाथों में एक छोटा सा पैकेट का थैला था। अनन्या ने उससे पूछा, ये क्या है? तभी रवि ने कहा, ये तुम्हारे लिए है, स्पेशल। अनन्या ने जैसे ही पैकेट को खोला उसमें चांदी की एक छोटी सी पायल थी। रवि तभी अनन्या को बोलता है, यह मेरी पहली कमाई की खरीदी है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अनन्या की आंखें भर आई। उसने कभी ये सोचा नहीं था कि कोई इंसान उससे इतना ज्यादा प्यार करने लगा है कि अब कोई चीज भी देगा। उसने धीरे से पायल पहन ली और तभी रवि बस उसे देखता रह गया। उस पल दोनों ने पहली बार ये ऐसा एहसास किया था कि वह दोनों अब करीब आ चुके हैं। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में अब एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। और उसी तूफान के साथ सुनीता की पापों की हिसाब का शुरुआत होने वाला है। समय धीरे धीरे बदल रहा था। जिस रवि को कभी लोग सड़क के किनारे देखते थे, आज वही रवि साफ कपड़े में काम पे जाता। उसके चलने का तरीका बदल चुका था, बात करने का अंदाज, और सबसे बड़ी उसकी आंखों में बेबसी की उम्मीद नहीं थी। और ये सब कुछ सिर्फ एक लड़की की वजह से हुआ था। ये वही अनन्या थी जिसे उसकी सौतेली माँ ने बोझ समझ के एक भिखारी को भीख में भेज दिया था। दोनों जहाँ पे रहते थे उस छोटे से कमरे में गरीबी थी लेकिन सुकून भी था। रात होते ही दोनों साथ में बैठ के खाना खाते और अपनी भविष्य की बात करते। और तो और कभी कभी इतने ही ज्यादा हंसते कि अचानक से चुप हो जाते, क्योंकि दोनों को इस बात का डर था कि दोनों की खुशी कोई उनसे छीन ना ले जाए। जब एक बार रवि काम से वापस आता है तो उसके चेहरे में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अनन्या मुस्कुराते हुए उसके सामने आती है और अगले ही पल रवि ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। अनन्या घबरा गई और पूछा, क्या हुआ? रवि की आंखें नम थी लेकिन उसके होठों पे मुस्कान नजर आ रही थी और रवि ने खुश होकर कहा, आज बॉस ने मुझे सुपरवाइजर बना दिया। ये सुनते ही अनन्या की आंखों में एक चमक सी पैदा हो गई। रवि ने अनन्या को कहा, आज मैं काम कर रहा था तभी बॉस मेरे सामने आते हैं और बोलते हैं, रवि, तुम्हारी जी जान लगा देने वाली मेहनत को देख के मैं तुम्हें आज सुपरवाइजर का पद दे देता हूँ। ये बात जैसे ही उसने सुना, अनन्या अपने आप को रोक नहीं पाई और रवि को गले लगा लिया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे के करीब खड़े रहे
और तभी बाहर बारिश हल्की हल्की होने लगी और उसी कमरे के अंदर दो टूटे हुए इंसान एक जिंदगी में बदल रहे थे। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। रात बीत गई और अगली सुबह रवि पहली बार नए नए कपड़े पहन के काम पे आता है और उसके साथ साथ अनन्या भी उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आती है। रवि जाते जाते बार बार पीछे की ओर देखता है और देखता है और देखता ही रहता है। उसे शायद पहली बार ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई उसका इतना इंतजार कैसे कर सकता है। लेकिन उसी शहर में एक और जिंदगी बिखर रही थी और वह थी अनन्या की सौतेली माँ सुनीता की। लोगों ने उससे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दिया। कॉलोनी की औरतें भी उससे बात करना बंद कर चुके थे और बार बार सभी लोग एक ही ताना मारते, हाँ, कैसी माँ है, अपने ही सौतेली बेटी को एक भिखारी को भीख में दे दी। छी। यही बात धीरे धीरे हर जगह चारों ओर फैल चुकी थी। जिस रिश्तेदार से उसने पैसे उधार लिए थे वह अब रोज घर में आके पैसे मांगने लगा था। और एक दिन ऐसा आया कि उसने भरी महफिल में सुनीता को बेइज्जत कर दिया। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाली सुनीता आज खुद सड़क पे आ गई थी। ये सुनकर सुनीता अंदर से कांप गई, लेकिन सबसे बड़ा था उसका घमंड जो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। और उसे इस बात का गुरूर था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अनन्या रोते हुए उसके पास आएगी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा हुआ था। कुछ महीने बीत गए। रवि ने बहुत ही ज्यादा पैसे कमा लिए। रवि अब गोदाम में सिर्फ काम नहीं करता था बल्कि अपने मालिक का सारा हिसाब किताब वही मैनेज करता था। क्योंकि रात को जब रवि काम से घर आता तो उसी समय अनन्या भी उसे पढ़ना लिखना सिखाती थी और उसी का नतीजा आज ये मैनेजर की पोस्ट में समझ लीजिए बैठा है। धीरे धीरे रवि बदल रहा था। एक शाम दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं बाहर की ओर। बहुत ही ठंडी प्यारी हवा चल रही थी। अनन्या चुपचाप बस आसमान को देखती जा रही थी। तभी रवि ने कहा, अनन्या, अगर मैं तुमसे कुछ भी मांगू तो तुम दोगी? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या चाहिए बोलो तो। रवि ने कांपती हुई आवाज में बोला, अपनी पूरी जिंदगी। ये सुनते ही अनन्या की सांसें रुक सी गई। उसने रवि की ओर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और सच्चा प्यार भी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान मिला था कि जो उसे बोझ नहीं समझा बल्कि उसी को अपना जिंदगी बनाने के लिए आगे बढ़ा था। उसने बिना कुछ कहे धीरे से अपना हाथ रवि के हाथ पर रख दिया और यहीं से अनन्या का जवाब हाँ था। कुछ दिनों बाद दोनों ने मंदिर में जाके शादी कर ली। ना कोई बड़ा समारोह था, ना ढोल, ना दिखावा, लेकिन उस शादी में सच्चा प्यार था। शादी के बाद जब रवि ने पहली बार अनन्या की मांग भरी तभी अनन्या रो पड़ी, क्योंकि उसे उसकी सौतेली माँ ने भीख में दे दिया था और वही लड़की आज किसी की सबसे बड़ी खुशी बन चुकी थी। और फिर दोनों अपनी जिंदगी में कुशल मंगल रहने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि गोदाम के मालिक ने रवि को पार्टनरशिप के लिए ऑफर किया, क्योंकि गोदाम के मालिक ने रवि की ईमानदारी और भरोसा को देख के ये ऑफर दिया था। और एक समय ऐसा आ गया कि उनके पास एक अच्छा सा घर था, अच्छी सी जिंदगी थी और सबसे बड़ी जीत, दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो गए थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है अनन्या की सौतेली माँ का, सुनीता के बारे में। एक दिन ऐसा आया कि पुलिस सुनीता के घर पहुंच गई और तभी पता चला कि जिस जमीन के फर्जी कागजों में सुनीता ने फेक साइन करवा के लोन लिया था उसी के कारण उसके घर में पुलिस आ चुकी है। बैंक वालों ने उसके ऊपर केस थोप दिया। कॉलोनी के लोगों के सामने उसका तमाशा बन गया। वही लोग जो उसके सामने चुप रहते थे आज उसकी बर्बादी देख रहे थे। सुनीता घबराकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। उसी वक्त सड़क पे जाती हुई कार पे उसकी नजर पड़ी। कार के अंदर बैठे हुए थे अनन्या और रवि। दोनों कार से बाहर निकले, साफ कपड़े, चेहरे पे आत्मविश्वास और उनकी आंखों में था सुकून। सुनीता उनको देख के हैरान हो गई। सुनीता को ये उम्मीद थी कि अनन्या की जिंदगी अब बर्बाद हो जाएगी, लेकिन आज वो उससे भी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। लेकिन कैसे? सुनीता रोते रोते अनन्या के पास गई, बेटी मुझे बचा लो। लेकिन अनन्या चुपचाप
उसे देख रही थी। उसकी आंखों के सामने वह दिन घूम आया था जब इसी औरत ने इसे भीख में दे दिया। तब उसको याद आया था कि मेरी एक बेटी भी है। अनन्या ने बोला, मैं आपकी बेटी नहीं। और यही बात सुनते ही सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे अपने किए का एहसास हो रहा था। रवि ने धीरे से अनन्या की ओर देखा। वह समझ गया था कि उसके दिल में अब दर्द है, लेकिन नफरत नहीं। कुछ देर बाद अनन्या ने पुलिस से कहा, कानून अपना काम करेगा, लेकिन इंसानियत के नाते प्लीज आप इनको अपमानित मत कीजिए। ये सुनते ही रवि मुस्कुरा देता है, क्योंकि बस यही फर्क था सुनीता और अनन्या के बीच में। सुनीता ने सिर्फ नफरत दी थी, लेकिन अनन्या ने उसी दर्द से मिलने वाली इंसानियत को छोड़ा नहीं था। कुछ महीने बाद कोर्ट में सुनवाई हुई और तो और सुनीता की सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी चली गई और उसे कुछ समय के लिए जेल में रहना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अनन्या और मोहन की जिंदगी में खुशियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक शाम दोनों अपने घर की बालकनी में खड़े थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। रवि ने पीछे से आके अनन्या का हाथ पकड़ लिया और बोला, अगर तुम उस दिन मेरे साथ नहीं आती तो मेरा क्या होता? शायद मैं पूरी जिंदगी भीख ही मांगता। और तभी अनन्या मुस्कुराती है और बोलती है, अगर उस दिन तुम मुझे अपने साथ नहीं लाते तो शायद मैं और मेरी जिंदगी सब बर्बाद हो चुकी होती। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते हैं। नीचे सड़कों पे लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन वहीं एक घर के बालकनी में खड़े हुए दो लोग एक मिसाल बन चुके थे। इंसान की किस्मत उसका अतीत नहीं, बल्कि उसका वर्तमान होता है, और वर्तमान मजबूत करने के लिए मेहनत कीजिए। वीडियो में अगर मजा आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो और प्यारा सा कमेंट कीजिए। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो? जय हिंद।